हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर आप 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है किस तरह से चार्ट पैटर्न बना के नीचे चल रहे हैं और किस तरह से इसमें पॉसिबिलिटी है आपको आने वाले 1 या 2 साल के अंदर 40% के आसपास रिटर्न देने की। अब यहाँ पे मैं जो 10 स्टॉक के बारे में बात करूंगा वो आपको मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं अंडर रेटेड या फिर लोअर वैल्यूएशन पे जो चल रही है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है और 1-2 साल में जब भी वो ऊपर के वैल्यूएशन में चल रही है तब हमें वहां पे सेल कर देना और किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट उठा के हम आराम से 25 से लेकर 30-40% तक का रिटर्न बना सकते। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक हम डिस्कस करें उसको टिप्स की तरह ना लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप अपना एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से हम कंपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं और किस तरह से ऑल टाइम हाई मार्केट में भी अच्छी कंपनियां ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिस्ट करके लगभग 28 कंपनियों का लिस्ट निकाला है। अब यहाँ से जो 10 कंपनी है उसमें ही मेरा आगे फोकस रहेगा कि इसके अंदर मैं इन्वेस्ट कैसे करूं। तो जैसे जैसे मेरा कुछ कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग वाला पैसा मैं इसी कंपनियों में लगा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले है बालाजी एमाइंस। तो बालाजी एमाइंस का आप चार्ट देखिए तो ऑल टाइम हाई से लगभग ये यहाँ तक नीचे गया था 62%, लेकिन अभी जो इसका फॉल है 48% है। तो ये अच्छा खासा गिरावट है। तो यहाँ से अगर हम ए वाले जो रेजिस्टेंस है वहां तक भी जाते हैं तो वो 40% का गेन है और ए वाला जो गेन है वो आने में 1 साल भी अगर ले लेता है तो भी हमारा 1 साल के अंदर 40% पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज का गारंटी नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेस बना है और यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल एंड बिजनेस की भी बात करें तो यहाँ पे आपको स्टॉक का पी थोड़ा सा हायर साइड दिख सकता है, लेकिन सामने कंपनी का आरओसी आरओई भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी जो है वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो शेयर प्राइस जो नीचे आई है और पी थोड़ा सा ऊपर गया। तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पे आपको ये जो बार्स दिख रहे हैं तो ये ईपीएस है। ईपीएस आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है। अब कोई भी कंपनी का ईपीएस एक लेवल तक नीचे आ सकता है, फिर वहां से वो रिवर्सल दिखाता ही दिखाता है। तो यहाँ से जब ये रिवर्सल दिखाएगा तो अगर हम इसके हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के हिसाब से इसका पीवी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 का निकल के आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी हमें थोड़ा सा हायर साइड दिख रहा है। जब कंपनी एक्चुअल में अच्छा करेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलेगा और उसको जस्टिफाई करते हुए इसकी जो प्राइस है वो भी हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लगभग 40% गेन के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है केम्स। तो केम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये म्यूचुअल फंड की रजिस्ट्रार कंपनी है और जब मार्केट चलता है तो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा फ्लो आता है और म्यूचुअल फंड में फ्लो आता है तो अल्टीमेटली इस टाइप की कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होता ही होता है। और जब मार्केट अप मूव में होता है तब ऑल ओवर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से इस टाइप की कंपनी का कमीशन भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे अच्छी खासी पैटर्न बनाते हुए स्टॉक चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे भरोसा ज्यादा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, अब यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर वापस से इसको रीटेस्ट करने आया है और यहाँ पे एक दूसरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। तो आराम से ये स्टॉक जो है वो पैटर्न के हिसाब से धीरे धीरे चलेगा तो भी ये यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई तक तो पहुंच ही जाएगा 4000 तक। तो यहाँ पे अगर हम इसका भी टारगेट देखते हैं तो ये टारगेट भी लगभग 50% के आसपास आता है। तो अगर ये टारगेट अचीव होने में भी 1 से 1.5 साल लग गया तो भी हमारा यहाँ पे 50% पैसा बन जाएगा और यहाँ पे जो डाउन साइड पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हमारे पैसे भी सेफ एंड सिक्योर थोड़े रहेंगे। और ओवर प्राइस कंपनी होगी वहाँ पे अगर गिरावट आती है तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट आएगी वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसके बेस तक देखें तो 20% तक नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी 10 कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है। तीसरा स्टॉक है क्लीन साइंस। तो क्लीन साइंस भी आप देखिए कि जो हाई बनाया था वहां से बहुत ही ज्यादा नीचे गिरावट दिखा रहा है और इसका अगर हम लो देखें तो लगभग ये 53% का गिरावट है और अगर करंट प्राइस भी देखें तो ये 40% का डाउनफॉल है। तो यहाँ से अगर हम ये जो हाई है या फिर ए वाला हाई है वहां तक भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इसका अगर ये पोटेंशियल देखे तो 25% का पोटेंशियल गेन है और यहाँ पे हाई तक का पोटेंशियल गेन देखे तो वो भी 66% का पोटेंशियल गेन है। तो यहाँ पे ये जो गेन है वो 1 से 1.5 साल में आने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे अगर हम डाउन साइड रिस्क देखें तो डाउन साइड में यहाँ से मैक्सिमम 20% ही डाउन जा सकता। ठीक है, यहाँ से नीचे जाना लगभग मुश्किल है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बेज है और यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे आता भी है तो हम यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते। इस कंपनी का भी अगर हम पी देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीनर में थोड़ा इश्यू आ रहा है तो हम इसको नहीं देखते अभी यहाँ पे प्योरली हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया है वो चार्ट के बेस पे ही किया है। तो यहाँ से इस कंपनी का ऑल टाइम हाई को टच होना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है क्योंकि इसके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। यहाँ पे पी आपको थोड़ा सा हायर साइड दिख सकता है क्योंकि जो भी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा लो गया है वो आगे जाके वो रिकवर करेगा और रिकवर करेगा तब ऑटोमेटिकली कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी रिकवर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दीपक नाइट्राइट।
अभी 10 कंपनी के लिस्ट में मैंने दीपक नाइट्राइट नहीं लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई तक पहुँच सकता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल गेन है ओनली 25% है, और अगर हम करंट प्राइस से देखेंगे तो यहाँ से ये पोटेंशियल गेन ओनली 18% का है। तो जनरली मैं वैसी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ कि जिसके अंदर पोटेंशियल गेन 30-40% हो, क्योंकि जब हम 1 से 1.5 साल तक होल्ड करते हैं तो अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ भी कंडीशन होती है तो हाँ यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है वो अच्छी तरह से CAGR मेंटेन हो। तो इसीलिए दीपक नाइट्राइट में अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप दीपक नाइट्राइट के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो कि एक ब्लू चिप कंपनी है, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब में भी आप देखिए एक अच्छा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। इसने जो लो टच किया था वो 50% था और अभी जो लो है वो 27% डाउन है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था डाउ थियरी के हिसाब से, तो यहाँ पे अभी इसने हायर हाई और हायर लो बनाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ से अगर हम डाउन साइड प्रोटेक्शन की भी बात करें तो ये ओनली 15% का ही डाउन साइड रिस्क है। इससे ज़्यादा नीचे जाना ये मुश्किल है, क्योंकि ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत ही नीचे जाना लगभग नामुमकिन है। अब नामुमकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये शेयर मार्केट है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई वर्स्ट कंडीशन आ जाए और पूरा मार्केट गिर जाए तो उस केस में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें डाइवर्सिफाई करके भी चलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। तो फाइन ऑर्गेनिक का चार्ट भी आप देखिए तो इस लेवल पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ से इसका जो पोटेंशियल गेन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इसके हाई लेवल से देखें तो हाई लेवल से इसने जो लो दिखाया था वो 45% के आसपास था, और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो भी 30% डाउन में हमें मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसका ऑल टाइम हाई तक का टारगेट देखें तो 45% का टारगेट है, और ये टारगेट अचीव होने में भी हमें 1 से 1.5 साल का टाइम लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस में प्रॉब्लम है कि अभी इलेक्शन की वजह से जो गैस के प्राइसेस है वो डाउन आए हैं। ये जो प्राइसेस है वो ऑलवेज डाउन नहीं रहने वाले। तो ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद अच्छा खासा रैली दिखा है और फिर से ये सेम लेवल को टच करके वापस से वही लेवल पे टच किया है। तो अभी इसी लेवल पे वापस आके नीचे ब्रेकडाउन देके बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, और यहाँ से इसका ऑल टाइम हाई को टच करने वाला प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये जो गेन है वो 60% का है, और अगर हम डाउन साइड रिस्क देखें तो ओनली 15% का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी ये जो ऑल टाइम हाई की प्राइस है वो आने में 1 से 1.5 साल का टाइम लग सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे मैं आपको टास्क देता हूँ, ये जो 10 कंपनी है उसको आप एक बार स्क्रीनर पर जाके उसका पी भी देख लीजिए, हिस्टोरिकल पी देख लीजिए, और उसका अर्निंग किस हिसाब से वो भी देख लीजिए, और उसका बिजनेस भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यहाँ से ये जो शेयर प्राइस है ऊपर जा सकती है। दूसरा काम भी आप कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी में नीचे गिरावट आई थी और फिर वहां से फर्दर इसने अप मूव दिखाया। तो यहाँ पे आप देखिए कि गुजरात गैस में एक यहाँ पे गिरावट आई थी, तो ये गिरावट हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये लगभग 37% की थी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट होके वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो वापस से आपको दूसरा चांस भी मिलता है यहाँ पे फर्दर बाय करने का। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाइए, फिर दूसरी कंपनी इसी तरह से फाइंड करिए, कोई ना कोई कंपनी इसी तरह से डाउन में चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है IEX। तो IEX यहाँ पे काफ़ी नीचे आ गया था और वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि इसकी जो कंपटीटर कंपनी है वो भी आ गई और कुछ रूल्स चेंज हुए, इसकी वजह से लोगों को लगा कि अभी ये मार्केट से बाहर हो जाएगी या फिर इसका जो मोनोपोली बिजनेस है वो आउट हो सकता है। लेकिन कभी भी मार्केट लीडर कंपनी ईजिली आउट नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस रहता है, वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाती है और जहाँ पे गिरावट आया वहाँ से बाउंस बैक भी करती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 58% का गिरावट आया था और अभी यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न अंडर फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये हाई को टच किया है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट भी ये निकल जाए या फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कंसोलिडेशन दिखा के फिर बाद में यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो अगर एक कंसोलिडेशन दिखा के ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो यहाँ पे करंट लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम ऑल टाइम हाई तक का टारगेट रखते हैं, हमें थोड़ा सा वीक निकाल देते और यहाँ तक का ही टारगेट रखते हैं तो भी ये 68% का टारगेट है। ठीक है, जनरली मैं क्या करता हूँ कि इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो जिसमें इस तरह की वीक बनी है
तो ये वीक में निकाल देता हूँ और यहाँ पे जो सॉलिड रेजिस्टेंस दिखता है वहाँ तक का ही टारगेट मैं चूज करता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट है लक्स इंडस्ट्री। तो लक्स इंडस्ट्री काफ़ी नीचे चल रही है और आप देखिए कि अपने ऑल टाइम हाई से ये लगभग 75% का गिरावट दिखाया था और यहाँ से अगर हम करंट प्राइस पे भी देखें तो 72% का गिरावट है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, 6 महीने निकाल दे, 6 महीने या 1 साल निकाल दे, उसके बाद यहाँ से चलना चालू करे। तो अगर यहाँ से चलना चालू करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल गेन है वो लगभग 3 टाइम का है। तो मान लीजिए कि ये कंपनी यहाँ से 3 टाइम होने में 3 ईयर भी लगा देती है तो हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि 3 टाइम पैसे बनाने में 3 ईयर भी लगा है तो भी हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास CAGR बनी जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा कंसोलिडेट करके टाइम लगा दे और उसके बाद चलना चालू करे और नेक्स्ट 3 ईयर में यहाँ तक पहुँच जाए तो भी हमारे अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। उसके बाद है फाइजर एक ब्रांडेड फार्मा कंपनी है और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग 6100 था, वहां से इसने लगभग 45% का गिरावट दिखाया था और अगर हम करंट लेवल की भी बात करें तो 30% अभी भी हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यहाँ से भी अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 40% के आसपास हमें रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा यही है कि मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में मार्केट अगर रिवर्स होता है और गिरता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 15-20% ही डाउन होगा। अगर हम जो ओवर हाइप या फिर मोमेंटम टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो 50-60% भी डाउन हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो डायरेक्टली आपके 50% मतलब 5 लाख हो सकते हैं। अगर आपने इस तरह की लेगार्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आपके 10 लाख जो है वो 8 लाख ही हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रोटेशन करेंगे तो मार्केट अगर चलता भी रहेगा तो ये कंपनी भी आपको रिटर्न दे देगी, तो आपका CAGR भी मेंटेन रहेगा और एक रोटेशन हो जाएगा जिसकी वजह से आपको जो ऑलरेडी गेन मिला है वो गेन आपको छोड़ना ना पड़े और वो गेन के साथ आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करके वहां पे सेफ हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिंस एंड पाइप्स। तो यहाँ पे इस कंपनी का पी थोड़ा सा हायर साइड है, 44 के आसपास का पी चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, तो इतनी क्लियर चार्ट पैटर्न के जो टारगेट है वो मैंने देखा है कि ऑलवेज अचीव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डेप्थ है तो यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो निकल के आता है लगभग 950 के आसपास। तो यहाँ पे करंट लेवल से अगर हम देखें तो इसका टारगेट जो है 30% के आसपास है। तो ये जो 30% है वो अचीव होने में मैक्सिमम 1 साल लग सकता है, तो 1 साल में हमारा यहाँ पे 30% पैसा बन सकता है। फिर नेक्स्ट है SBI कार्ड। तो SBI कार्ड में भी आप देखेंगे तो SBI कार्ड काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। ये जो IPO ओपनिंग प्राइस है वहाँ पे जो प्राइस चल रहा था वही सेम प्राइस में अभी हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है, तो इस लेवल पे स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है, तो यहाँ पे वापस से ये नीचे ना आते हुए यहाँ पर तो ये जाएगा ही जाएगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें जो कि विद इन 3 to 6 मंथ आ सकता है तो वो 18% है। अगर हम ऑल टाइम हाई वाले टारगेट की बात करें तो वो 50% है। तो 50% टारगेट आने में भी यहाँ पे 1-1.5 साल लग सकता है। तो ये थी टोटल 10 कंपनी। तो अगर आप चाहे नया इन्वेस्टमेंट करना तो भी इस 10 कंपनी में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि किस तरह से जो नीचे चल रही है उस कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है यही 10 कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। आप सबसे पहले अच्छी कंपनी ढूंढिए, उसमें मान लीजिए कि 200-300 कंपनी का एक लिस्ट बनाया, उसी लिस्ट में से आप फाइंड आउट करिए कि कौन सी कंपनी अच्छी तरह से यहाँ पे नीचे चल रही है। फिर उसका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टडी कर लीजिए और बिजनेस स्टडी कर लीजिए। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट आने वाले 1-1.5 साल या 2 साल में हमें कौन सी कंपनी 40-50% रिटर्न दे सकती है। तो वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 10 या 20 कंपनी में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा इंपैक्ट ना हो। अगर ऑल ओवर मार्केट में प्रॉब्लम आता है तो आपके कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाउन जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो मोमेंटम वाली कंपनी है उसमें आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा। लेकिन जो लेगार्ड कंपनी है या फिर अपने सपोर्ट लेवल पे चल रही है वहाँ से उसका डाउनफॉल आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और आएगा तो भी वो मैक्सिमम 15-20% ही डाउन जा सकते। तो आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को सेव भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।